भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में 193 बीएनएसएस जो 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसमें आज फ्रेंड्स मैं आपको एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूं। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट बोलने जा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे के कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। पहली बात तो मैं आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले रहा हूं, जहां पर यह कहा गया कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all courts within the territory of India। इसके बावजूद भी मैं हिम्मत दिखा रहा हूं कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में बोलने की कोशिश करूंगा। तो इस आर्टिकल में लिखा गया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को डिक्लेयर किया है वो लॉ सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा फ्रेंड्स। बट ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कोर्ट नहीं हूं और लॉ डायनेमिक है। लॉ को अलग अलग एंगल से देखा जाना चाहिए, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही क्यों ना हो, उसको भी अलग अलग एंगल से देखा जाना चाहिए। और मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को वो सारे एंगल्स दिखाऊं जिनकी वजह से मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट बोलने को तैयार हूं। और इसी सेक्शन को जब हमने पीछे पढ़ा 193 बीएनएसएस या 173 सीआरपीसी को, तो वहां सबसेक्शन 3 है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और वहां पे लिखा गया था एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन shall forward a report stating so and so and so and so to a magistrate empowered to take cognizance। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यह कहा गया कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन किसी केस में कंप्लीट होगा तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, भार साधक अधिकारी के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि वो अब रिपोर्ट तैयार करेगा, पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, और ऐसी रिपोर्ट को वो ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा जो मजिस्ट्रेट साहब इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते होंगे। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं तो इसी से रिलेटेड एक सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और जो सिचुएशन ही मात्र नहीं है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में एक केस है। इस केस में क्या हुआ है कि एक लेडी है, उस लेडी ने दिल्ली में कंप्लेंट की। मैं लेडी का नाम नहीं बताऊंगा, ना दिल्ली के पुलिस स्टेशन का नाम बताऊंगा, बट फैक्ट से आप केस की स्टोरी समझ जाएंगे। क्योंकि ये केस रेप से रिलेटेड है तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, क्योंकि ये कानून ने मेरे ऊपर ड्यूटी लगाई, सभी के ऊपर ड्यूटी लगाई है कि कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाए जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। बट केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं केस के फैक्ट्स अभी आपको बताऊंगा। इस केस में एक लेडी ने दिल्ली में जो कंप्लेंट की है, ये कंप्लेंट है एब्डक्शन की, हिंदी में बोले तो व्यपहरण की, और साधारण भाषा में जो लोग बोलते हैं तो उसे कहते हैं किडनैपिंग की। और किडनैपिंग के साथ साथ हर्ट की भी है, चोट पहुंचाने की भी है, और रेप करने की भी है एक से ज्यादा लोगों के द्वारा। हुआ ये कि इस लेडी ने एलिगेशन ये लगाया अपनी कंप्लेंट में कि इस लेडी को एक पर्टिकुलर पर्सन ने दिल्ली से किडनैप किया, टैक्सी में उसको बैठाया और राजस्थान एक सिटी में लेके चला गया, जहां पर होटल में उसने रोका इस लेडी को और इस लेडी के साथ मार पिटाई की। और अगले दिन राजस्थान से ये उसी टैक्सी में बैठाकर इस लेडी को गुजरात अहमदाबाद ले गया, और वहां पर इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने जिसने किडनैपिंग की है, एब्डक्शन किया है, उसने इस लेडी के साथ रेप किया, इसके साथियों ने भी रेप किया, और फिर जैसे तैसे ये लेडी वहां से छुटकर आ गई दिल्ली वापस, और दिल्ली में आकर ये वाली कंप्लेंट इन्होंने कर दी। अब एफआईआर रजिस्टर हो गई दिल्ली में, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ा समझदार था, उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या किया,
इस लेडी की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल ली और जब उनको एनालाइज किया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पाया इस लेडी की उस पर्टिकुलर डे पर एक किसी पर्सन से बात हो गई जिस डेट का एलिगेशन। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस फोन नंबर को ट्रेस किया और उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसका यह फोन नंबर था। जब उससे पूछा गया, उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और एक लेडी ने उस टैक्सी को बुक किया था, पहले राजस्थान जाने के लिए, फिर उसके बाद गुजरात जाने के लिए। और इस टैक्सी ड्राइवर ने आगे बताया कि ये वही लेडी है जिसने इस केस में कंप्लेंट की हुई है। उसी लेडी ने टैक्सी बुक करी थी। वही लेडी अकेली इस टैक्सी में राजस्थान गई, अकेली होटल में रुकी। अगले दिन वो इसी टैक्सी से इस लेडी को लेकर गुजरात गया, अहमदाबाद, और वहां छोड़कर इसे वापस आ गया। इस टैक्सी ड्राइवर ने यह भी बताया कि इस दौरान जब इसने टैक्सी में मैंने इसको बैठाया, गुजरात मैंने छोड़ा, इस बीच में इस लेडी के साथ कोई मारपिटाई नहीं हुई और ना ही इस लेडी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति था, ना ही किसी व्यक्ति ने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करी जब तक मेरे साथ ये लेडी रही। तो इस इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि इस लेडी की किडनैपिंग या एब्डक्शन, व्यपहरण दिल्ली से नहीं हुआ है। अब रह जाती है बात कि हर्ट की जो ऑफेंसेस थे, तो वो हर्ट के एलिगेशंस थे कि राजस्थान में हर्ट किया गया इसके साथ, तो वो भी एलिगेशंस झूठे निकलते हैं। तो हर्ट की सेक्शंस और किडनैपिंग, जो अपहरण की सेक्शंस हैं, व्यपहरण की सेक्शंस हैं, उनको इस केस में से हटा दिया गया। अब रह जाते हैं केवल इस केस में रेप ऑफेंसेस। और रेप के लिए प्रिजम्पशंस हैं कि अगर लेडी ने एक बार ये कह दिया है कि उसके साथ इंटरपोज किया गया विदाउट हर कंसेंट, उसकी बिना सहमति के किसी ने इस लेडी के साथ संभोग कर लिया है, तो माना जाएगा कि उसके साथ रेप हुआ है और बर्डन ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज के ऊपर कि वो प्रूव करे कि उसने जो भी किया है उसकी कंसेंट से किया है, सहमति से किया है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद अब ये सेक्शन शुरू हो जाती है 193, जहां पर लिखा गया एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पुलिस रिपोर्ट, और वो मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो यहां पे भी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि व्यपहरण का ऑफेंस नहीं हुआ, हर्ट के ऑफेंसेस नहीं हुए, जो फॉर्मल लैंग्वेज में किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं हुआ और चोट लगने का भी कोई ऑफेंस नहीं हुआ, लेकिन हां उसने रेप के ऑफेंसेस की चार्जशीट तैयार कर दी। चार्जशीट तैयार करने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर से फॉरवर्ड करा दिया इस चार्जशीट को दिल्ली के मैजिस्ट्रेट साहब के पास, जो उसके पुलिस स्टेशन के मैजिस्ट्रेट साहब थे, उनके पास इस चार्जशीट को फॉरवर्ड करा दिया। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने इस चार्जशीट पर, इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। जैसा कि धारा 190 सीआरपीसी या 210 बीएनएसएस में लिखा गया संज्ञान ले सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कॉग्निजेंस, ऐसा संज्ञान ले लिया और एक्यूज पर्संस को सम्मन्स करके कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुला लिया और उनको इस चार्जशीट की कॉपी सप्लाई कर दी गई। इंक्वायरी, इसमें कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी उन्होंने कर दी। अब कॉपी सप्लाई होने के बाद, क्योंकि ये रेप का केस है, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इन मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, इस एक्यूज को कमिट कर दिया बिफोर सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल। ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट के सामने इसको भेज दिया। अब जो सेशन कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने चार्ज पे आर्गुमेंट के लिए ये केस लगा दिया है। टोटल इसके अंदर 5 एक्यूज हैं और 5 एक्यूज में से एक एक्यूज के जो काउंसिल हैं, जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन उठा दिया कि जी इस केस में जो कॉग्निजेंस लिया गया मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा या जो संज्ञान लिया गया वो गलत था, वो नहीं ले सकती थी ऐसा संज्ञान। इसके पीछे का लॉजिक उन्होंने दिया कि क्योंकि ये केस जब रजिस्टर हुआ दिल्ली में तो वो इस कारण से हुआ था
कि इस ऑफेंस की शुरुआत दिल्ली से होना बताई गई थी इंफॉर्मेशन में। व्यपहरण दिल्ली से होना बताया गया था, देन राजस्थान गए, देन फिर कंटिन्यूअस ऑफेंस हुआ, गुजरात पहुंचे, वहां रेप हुआ। तो क्योंकि एक ऑफेंस दिल्ली में हुआ था और कंटिन्यूइंग फिर आगे ऑफेंस हुए, तो दिल्ली में एफआईआर तो रजिस्टर हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये कंक्लूड कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कि दिल्ली के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है, और ये जो रेप का ऑफेंस हुआ है ये हुआ है केवल और केवल गुजरात में। तो दिल्ली के अंदर कोई ऑफेंस, कोई अपराध का होना नहीं पाया गया, और ये बात मैजिस्ट्रेट साहब ने भी एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि एब्डक्शन की सेक्शंस का, एब्डक्शन व्यपहरण के ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब ने नहीं लिया है। इट मींस उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में ये जो बात लिखी गई कि दिल्ली के अंदर कोई ऑफेंस नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो कॉग्निजेंस होना था, इसका जो इंक्वायरी होनी है केस की, जो ट्रायल होना है, वो तो गुजरात में होना है। और जब ये इंक्वायरी और ट्रायल इस केस की गुजरात में होना है, तो गुजरात के मैजिस्ट्रेट साहब ही इसका कॉग्निजेंस ले सकते थे। दिल्ली वाले मैजिस्ट्रेट साहब ने तो गलत कॉग्निजेंस ले लिया। अब इस केस में क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी, लॉ क्या कहता है कि कॉग्निजेंस जो मैजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया है वो गलत है या सही है? अगर गलत लिया है तो अब इस केस का आगे क्या होगा, लॉ इस बारे में क्या कहता है, कोर्ट मेड लॉ इस बारे में क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं हर वीडियोस में ये बताता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बट वीडियो को आपने एंड टू एंड देखना है, शुरू से आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो को छोड़ दिया तो आपके मन में कोई डाउट रह सकता है। लेकिन हां, मैं गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो आपने एंड तक देखी तो एक लेस मात्र भी डाउट आपके मन में नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। तो इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है फ्रेंड, जिस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉग्निजेंस लेने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब के पास उस केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन होना कोई जरूरी नहीं है। तो इस केस में भी देखें तो मैजिस्ट्रेट साहब ने जो कॉग्निजेंस लिया है, ये वो मैजिस्ट्रेट हैं जिनके पास इस केस में इंक्वायरी करने और ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तो कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब ने ठीक लिया है। अब जो लोग केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, उनके लिए तो इतना ही सफिशिएंट है। बट आज मैं इतनी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट बोलने जा रहा हूं फ्रेंड्स, तो एक दो बात से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे लॉजिक्स चाहिए, जिनको पढ़ने के बाद में कहा जा सकता है कि हां ये जजमेंट ठीक है या कुछ इसमें रिकंसीडरेशन की आवश्यकता है। तो देखिए, पहले जजमेंट को देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया। जजमेंट का नाम है ट्राइसंस केमिकल इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्रीज। केस का नाम है ट्राइसंस केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस राजेश अग्रवाल, 1999 का ये केस है। और इस केस में फैक्ट्स पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, any magistrate of first class may take cognizance of an offense, magistrate not necessarily have jurisdiction to inquire into or try the case। इस केस में ये डिसाइड कर दिया कि मैजिस्ट्रेट साहब जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, उनका इस केस को इंक्वायरी करने का या ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन होना कोई आवश्यक नहीं है। साथ में ये भी डिसाइड कर दिया उन्होंने कि जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं 177 टू 189, जहां पर यह बताया गया कि कौन से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकते हैं और कौन से मैजिस्ट्रेट या कौन सी कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है और ट्रायल कर सकती है किसी ऑफेंस का। इट मींस इंक्वायरी का और ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन इन सेक्शंस में 177 टू 189 सीआरपीसी बताया गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि इन सेक्शंस में लिमिट लगाई गई है किस बात के लिए कि इंक्वायरी या फिर ट्रायल कहां होगा। कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई, कोई बार नहीं लगाया है, बार लगाया है केवल इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऐसे भी ऑफेंस का जो ऑफेंस उनके ज्यूरिसडिक्शन में कमिट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 बीएनएसएस जो सबसेक्शन 2 ऑफ 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो क्या कहती है एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। क्यों मैं ऐसा दिखा रहा हूं, क्योंकि रिपोर्ट कहां फॉरवर्ड की जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो वहीं पर लिखा है। कहां फॉरवर्ड की जाएगी जरा देखिए, कहते हैं एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offense on police report। और क्या भेजेगा वहां पर, a report in the form as state government may provide। तो इस सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 ऑफ 193 बीएनएसएस में कहा गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है वो तैयार करेगा और कैसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा, ध्यान से देखिएगा, कैसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, टू ए मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजनी है वो पुलिस रिपोर्ट जो उस पुलिस रिपोर्ट में ऑफेंसेस हैं उनका कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो, ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी जाएगी। अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो इससे तो मतलब यह निकला कि आप किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए, सारे के सारे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हैं, संज्ञान लेने के लिए सक्षम हैं, सभी के सभी मैजिस्ट्रेट, चाहे उनका इस केस को इंक्वायरी या ट्रायल करने का जुरिडिक्शन हो या ना। तो क्या यह बात ठीक है? इस बात को जानने के लिए अब मैं यह कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये देखिए कि अगर यह बात ठीक है कि सभी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो इस सेक्शन में 193 सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 में यह क्यों लिखा गया कि पुलिस रिपोर्ट ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी जाए जो उन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो। केवल लिख दिया जाता कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर दी जाए। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुए द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इस बात को जानने के लिए मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा आप लोगों की। मैंने पूरे के पूरे सीआरपीसी और पूरी की पूरी बीएनएसएस को सर्च किया और सर्च क्या किया कि ये देखा कि कहां कहां पर ये वर्ड्स यूज हुए हैं, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, ऐसे वर्ड कहां कहां पर इस लॉ में यूज हुए हैं। तो मैं आपको कुछ सेक्शन दिखाना चाहूंगा जहां पर ये वर्ड्स यूज हुए और उनकी हेल्प से हमें कुछ कंक्लूजन निकालने में हेल्प मिलेगी और लॉजिक बता पाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात के अगेंस्ट में अगर बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले लेता हूं सेक्शन 176 बीएनएसएस है जो 175 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। मैं इन सबको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं यहां पर यह दिखाना चाह रहा हूं कि वो जो हमारा मेन एक्सप्रेशन है वो कहां कहां कैसे कैसे यूज हुआ है। तो ये सेक्शन ये कहती है कि ऑफिसर इंचार्ज को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, एफआईआर रजिस्टर की उसने, तो उसे ये देखना है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें सस्पेक्ट किया जा सके कि ऑफेंस कमिट हुआ है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया जा सके। अगर ऐसा है तो ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर एक ड्यूटी लगाई, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फोर्थविथ तुरंत सेंड अ रिपोर्ट टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। यानी ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा और रिपोर्ट कहां भेजेगा, देखिए रिपोर्ट कहां भेजेगा, टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। ये वही वर्ड्स हैं जो हम
ऊपर हमने 193 सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 में देखा। दूसरी सेक्शन देखिए 185 बीएनएसएस या 165 सीआरपीसी, जहां पर बात हुई है कि पुलिस ऑफिसर सर्च ले सकता है अपनी लिमिट में, अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर अंदर किसी भी प्लेस पर जाकर वो सर्च ले सकता है। अगर उसके पास सर्च वारंट लेने का टाइम नहीं है तो विदाउट वारंट ऐसे प्लेस पर जाकर सर्च ले सकता है, लेकिन उसको ऐसे रीजंस लिखने पड़ेंगे इन राइटिंग कि उसको क्यों ऐसी ओपिनियन उसने बनाई कि इस प्लेस पर तलाशी होनी चाहिए, वहां पर कुछ मिल सकता है, और क्यों उसके पास वारंट सर्च वारंट लेने लायक टाइम नहीं है। ऐसा रिकॉर्ड तैयार करेगा, और रिकॉर्ड तैयार करने के बाद क्या लिखा है देखिए इस सेक्शन में, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 3 shall forthwith but not later than 48 hours be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offense. It means यहां जो रिकॉर्ड तैयार किया पुलिस ऑफिसर ने, उसकी एक कॉपी कहां भेजेगा, ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होंगे टू टेक कॉग्निजेंस। मैं इतनी सारी सेक्शंस आपको दिखाऊंगा, उनमें यही वर्ड्स यूज हुए मिले, और मैं इसलिए दिखा रहा हूं फ्रेंड्स कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है कि उसने इतनी जगह पर यह लिखा कि कुछ मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो एम्पावर्ड हैं टू टेक कॉग्निजेंस। सारे मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड नहीं है। और सेक्शन देखिए 186 बीएनएसएस या 166 सीआरपीसी, यहां पर बताया गया कि पुलिस ऑफिसर अगर अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के बाहर किसी प्लेस पर सर्च लेना चाहता है, इस सेक्शन के प्रोविजंस को यूज कर सकता है। जब वहां पे वो सर्च ले रहा होगा या सर्च ले ली होगी तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई कि द कॉपीज ऑफ नोटिस एंड लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103 बीएनएसएस shall be sent to, किसको भेजी जाएंगी, shall be sent to magistrate empowered to take cognizance of the offense. Again, यानी ये कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं who are empowered to take cognizance of an offense. Next section 189 बीएनएसएस जो 169 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और वहां पर बोला गया है रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। जब इन्वेस्टिगेशन पे ये पाया कि एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने के लायक एविडेंस नहीं है, तो ऐसे एक्यूज को रिलीज कर दिया जाए, ये सेक्शन बात करती है। और क्या बोला आगे, इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मींस चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी एंड चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस, इट अपीयर्स स्टेशन हाउस ऑफिसर की सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मैंने वो पूरा नहीं लिखा है, तो सच ऑफिसर शेल क्या करेगा, उस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई, सच ऑफिसर शेल इफ सच पर्सन इन कस्टडी, अगर वो पर्सन कस्टडी में है तो शेल रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, उसको रिलीज करेगा और उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा। और उस बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या लिखवाएगा, क्यों ले रहा है वो बॉन्ड, टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। कौन से मैजिस्ट्रेट, अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अगेन जो बेल बॉन्ड ले रहा है, बॉन्ड ले रहा है, अगेन किस लिए ले रहा है, कि वो अपीयर हो जाए उन मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो इस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर हो जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सेक्शन देख लीजिए 190 170 सीआरपीसी, 190 बीएनएसएस, 170 सीआरपीसी, ये 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस की अपोजिट सेक्शन है, जहां पर यह कहा गया कि व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब एविडेंस इज सफिशिएंट होंगी तो क्या किया जाएगा, जब इनसफिशिएंट थी तो 169 में एक्यूज को रिलीज कर दिया गया, बट जब एविडेंस सफिशिएंट है तो लिखा इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स, किसको, टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड्स टू जस्टिफाई टू फॉरवर्ड द एक्यूज पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड सच एक्यूज्ड इन कस्टडी सो एंड सो टू अ मैजिस्ट्रेट। कौन से मैजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करेगा, टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस।
मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड किया जाएगा, ऐसे मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड हैं इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। एक और सेक्शन देखिए जो करंट में हमारी सेक्शन चल रही है 193 बीएनएसएस, या जो हम लोग देख ही रहे हैं, हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि यहां पर भी लिखा है कि वो पुलिस रिपोर्ट कहां फॉरवर्ड की जाएगी, ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो इस चार्जशीट में लिखे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते हो, और किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी जाएगी। और एक सेक्शन देखिए, ये बड़ी थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहूंगा कि ये एक डिफरेंट टाइप की सेक्शन है जहां से एक क्लू हमें मिलेगा। सेक्शन है 194 बीएनएसएस जो 174 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और वहां पर यह कहा गया व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अदर ऑफिसर ये रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन दैट, किसी स्टेशन हाउस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है मैंने यहां लिखा नहीं है, ब्रीफ में बता देता हूं कि किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है, किसी पर्सन को मार दिया गया है, किसी पर्सन को किसी एनिमल ने मार दिया है, ये एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, या नेचुरल सर्कमस्टांसेस से अदर देन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर को मिलती है तो वो स्टेशन करेगा, he shall immediately give intimation thereof, ऐसी इंफॉर्मेशन की सूचना वो तुरंत देगा, इमीडिएटली देगा, किसको? टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। यानी यहां पर भी ऐसा नहीं छोड़ दिया ओपन कि किसी भी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे दी जाए, बट यहां पर भी लिमिट लगाई गई कि नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, बट वो ऐसे मैजिस्ट्रेट हो who is empowered to hold inquest, मृग परीक्षा करने के लिए एम्पावर्ड हो, सक्षम हो, उनको इंफॉर्मेशन देनी है। यानी एम्पावर्ड एक हमारा की पॉइंट है, एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। देखिए इसकी ये तो थी सबसेक्शन 1। अब इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग है सबसेक्शन वो यहां इसी सेक्शन में बता दिया कि इंफॉर्मेशन तो उनको दी जाएगी जो एम्पावर्ड हैं इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, और इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए कौन एम्पावर्ड होंगे वो यहां पर बता दिया कि एक तो डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिनको इस काम के लिए एम्पावर किया गया हो। इट मींस इस सेक्शन से हमें यह पता चला कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए भी सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं। सबसेक्शन 4 में स्पेसिफिकली बताया गया कि वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होंगे, डीएम, एसडीएम या कोई और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑथराइज कर दिया है। इट मींस जहां जहां एम्पावर्ड की बात आ रही है तो ये अनलिमिटेड एक्सप्रेशन नहीं है कि आप इसमें कोई भी मैजिस्ट्रेट शामिल कर देंगे। एम्पावर्ड की बात जहां जहां आएगी तो कुछ लिमिटेड मैजिस्ट्रेट होंगे जो इस पर्पज के लिए एम्पावर्ड होंगे। एक और सेक्शन देख लीजिए 187 बीएनएसएस जो 167 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और इसमें बताया जाएगा, इस सेक्शन को जब आप देखेंगे तो यहां से पता चल जाएगा कि कुछ ड्यूटीज तो ऐसे मजिस्ट्रेट की हैं जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रखते हैं इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का, और कुछ ड्यूटीज उनके पास नहीं है जो इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का जुरिस्डिक्शन नहीं रखते हैं। देखिए क्या कहा, सबसेक्शन 1 अगर आप देखेंगे इस सेक्शन की तो वहां पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज पर्सन को किसी केस में अरेस्ट करेगा और 24 घंटे के अंतर्गत उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड करेगा 24 घंटे से आगे की कस्टडी को ऑथराइज करने के लिए। तो यहां पर जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वो दो तरीके का हो सकता है। देखिए पर हम ऐसे मैजिस्ट्रेट की बात तो नहीं करते कि जिसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का, उसे हम छोड़ देते हैं। हम बात करेंगे उस मैजिस्ट्रेट की कि जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का, उसके पास कितनी पावर है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सभी बातें कि जुरिस्डिक्शन होना या ना होना मैटर करता है कि वो कितने काम कर सकता है। और इसी से रिलेटेड है आज का क्वेश्चन कि क्या वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है।
जिसके पास ट्राई करने का या इंक्वायरी करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो देखिए इस सेक्शन में क्या बोला गया, इफ एंड इफ ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, जिसके पास नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज को और केस डायरीज को फॉरवर्ड कर दिया है, अगर उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एंड ही थिंक्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और उसको ऐसा लगता है कि अब फर्दर कस्टडी में इसका डिटेंशन करना अननेसेसरी होगा, तो वो क्या कर सकता है, ही मे ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग सच ज्यूरिसडिक्शन। हैविंग सच ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो ज्यूरिसडिक्शन इस मैजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है, वो ज्यूरिसडिक्शन जिन मैजिस्ट्रेट साहब के पास है उनके पास फॉरवर्ड कर देगा इस एक्यूज पर्सन को, जब उसे ये लगेगा कि अब फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर अगर मैं करूं तो वो अननेसेसरी होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तो यहां से आपने देखा कि जिस मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को ट्राई करने या कमिट करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो तो बेल भी नहीं दे सकते इस एक्यूज को। इन सारी सेक्शंस को पढ़ने के बाद आपने देखा कि हर सेक्शन में ऐसा लिखा गया, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू इंक्वेस्ट। इन सारे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कुछ ही मैजिस्ट्रेट ऐसे होंगे जिनको सक्षम बनाया गया संज्ञान लेने के लिए, जिनको एम्पावर्ड किया गया टू टेक कॉग्निजेंस। और इससे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दिए गए, एम्पावर्ड कर दिए गए टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो अगर लेजिस्लेचर की ऐसी इंटेंशन होती कि कोई भी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो लेजिस्लेचर ने केवल और केवल ऐसा लिख दिया होता कि कॉपी फॉरवर्ड कर देना मजिस्ट्रेट के पास, आप एक्यूज को फॉरवर्ड कर देना एक मैजिस्ट्रेट के पास। बार बार ये रिपीट किया गया कि ऐसे मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए, ऐसा फिर वो बार बार रिपीट नहीं करता लेजिस्लेचर। इट मींस लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन है कि वो सेलेक्टेड मैजिस्ट्रेट साहब को ही कहना चाहता है कि वो एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ओपन नहीं है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेंगे। देखिए जैसे कि इंक्वेस्ट के मामले में लिखा गया था कि कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे जो एम्पावर्ड हैं टू होल्ड इंक्वेस्ट, वहां स्पेसिफिकली लिख दिया गया था सेक्शन 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस की सब सेक्शन 4 जब आपने देखी तो स्पेसिफिकली लिख दिया गया था कि ये मैजिस्ट्रेट, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड करने के लिए एम्पावर्ड हैं। लेकिन जब कॉग्निजेंस लेने की बात आती है तो ऐसा किसी सेक्शन में लिखा नहीं गया है कि कौन से मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो हमें देखना है कि इसके रिगार्डिंग कि कौन से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कोडिफाइड लॉ क्या है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से तो देख लिया कि कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, चाहे उनका इंक्वायरी करने का, ट्रायल करने का या कमिट करने का ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं था। बट कोडिफाइड लॉ क्या कहता है, तो एक बार इसके लिए 190 सीआरपीसी या फिर जो अब 210 बीएनएसएस हो गई है वो देखनी पड़ेगी। इस सेक्शन का हेडिंग है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, और इसकी लैंग्वेज कहती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बताया जा रहा है अब कि कौन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात बताई गई एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी वर्ड लिखा है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, बट सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट स्पेशली must be empowered in this behalf under subsection 2 of this section also। ये दो कैटेगरी दी गई और दोनों के लिए लिख दिया गया may take cognizance of any offense, फिर से any लिख दिया गया, any magistrate of first class may take cognizance of any offense। यहां पर बिल्कुल ये नहीं कहा गया
कि एनी मैजिस्ट्रेट में वो मैजिस्ट्रेट है जिनको इंक्वायरी करने का इस ऑफेंस में या फिर ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन हो, वही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ऐसा यहां पर नहीं लिखा गया और सिंपल लिखा गया कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो यहां से देखने से तो लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट हो उन्हें कॉग्निजेंस लेने से नहीं रोका गया है। वो यहां पर साथ में हम सोर्सेज भी देख लेते हैं, किस किस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो मैजिस्ट्रेट। अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट आई है जिसे प्राइवेट कंप्लेंट बोला जाता है। अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, अगर उनके पास पुलिस रिपोर्ट आई है जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ले सकते हैं। अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर से अलग किसी और पर्सन ने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है तो उस पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। या फिर वो है अपॉन हिज ओन नॉलेज, उनकी अपनी नॉलेज ऐसी है दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, उनकी अपनी नॉलेज भी है तो अपनी नॉलेज पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब यहां पर यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि यहां पर जो मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है एनी मैजिस्ट्रेट, क्या उस मैजिस्ट्रेट में सारे मैजिस्ट्रेट इंक्लूड हैं या केवल और केवल ऐसे मैजिस्ट्रेट इंक्लूड हैं जिनका इस ऑफेंस को इंक्वायरी करने का या ट्रायल करने का या कमिट करने का जुरिस्डिक्शन हो, ऐसा यहां नहीं बताया। तो यहां से तो देखने में लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में, हम्बल ओपिनियन है मेरी, विद डीप रेस्पेक्ट ऑफ माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि यहां पर जो मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुए हैं एनी मैजिस्ट्रेट, वो केवल और केवल ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जो इस ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकते हो या फिर इसको ट्रायल के लिए कमिट कर सकते हो सेशन कोर्ट में। केवल और केवल वही मैजिस्ट्रेट यहां पर इंक्लूड हैं 190 सीआरपीसी या 210 बीएनएसएस में, दूसरे और कोई मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ऐसी मेरी अपनी ओपिनियन है और इस ओपिनियन के पीछे के ग्राउंड्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो पीछे ही मैंने बता दिया कि जगह जगह पर लेजिस्लेचर ने लिखा कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। कितनी जगह पर देखा आपने? इट मींस कुछ ही मैजिस्ट्रेट हैं जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हैं, बाकी जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड नहीं होंगे। देखिए इसकी सपोर्ट में मैं क्या कहना चाहूंगा, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे पास दो रीजन है इस बात को कहने के। कि एक देखिए आप चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी जो अब चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस हो गया है। जब चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे तो सेक्शन देखेंगे आप उसमें 177 से लेकर 189 तक, और जब चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस की बात करेंगे तो वहां पर सेक्शन है 197 से लेकर 209 तक। इन दोनों सेक्शंस को जरा ध्यान से देखिए। देखिए इस चैप्टर नंबर 13 की लास्ट सेक्शन 189, जिसके बाद अगली सेक्शन आती है 190। जहां से सीआरपीसी की बात करें तो चैप्टर 14 शुरू होता है और बीएनएसएस की बात करें तो चैप्टर 15 शुरू होता है। और यही दोनों सेक्शन हैं जहां पर मैजिस्ट्रेट साहब को पावर दी गई है कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सीआरपीसी में जो चैप्टर्स हैं उनके प्लेसमेंट देखिए कितने अच्छे तरीके से रखे गए। मैं सीआरपीसी की बात करता हूं पहले, फिर बीएनएसएस बताऊंगा। सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी और पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी। चैप्टर नंबर 12 यहां पर खत्म। चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी बताता है कि इंक्वायरी करने के लिए या ट्रायल करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन किन किन मैजिस्ट्रेट के पास होगा, किस कोर्ट के पास होगा। देन अगला चैप्टर आता है जहां पर यह बताया गया कि कॉग्निजेंस कौन मैजिस्ट्रेट लेंगे। इसका मतलब
कि जैसे ही पुलिस रिपोर्ट तैयार की ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, तो उसकी ड्यूटी है कि पहले वो ये देख ले कि इन ऑफेंसेस की इंक्वायरी करने का या ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन किन मैजिस्ट्रेट साहब के पास है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है उन मैजिस्ट्रेट साहब का कोर्ट का जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं अगर बीएनएसएस की बात करूं तो चैप्टर नंबर 13 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट तैयार हुई और फॉरवर्ड करने के लिए बोल दिया गया। चैप्टर नंबर 14 में यह बोला गया कि इंक्वायरी करने का या ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन किन कोर्ट के पास होगा, वो चेक कर लीजिएगा। देन फिर चैप्टर नंबर 15 आया जिसमें कॉग्निजेंस लेने की बात हुई। तो इन दोनों कारण से मैंने बोला है कि पहले ज्यूरिसडिक्शन चेक किया जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब का, देन वो कॉग्निजेंस ले पाएंगे। अभी मेरे पास और भी रीजंस हैं, तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सेक्शन 177 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 197 बीएनएसएस देख लीजिए एक बार कहती क्या है। वो कहती है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। किसी इंक्वायरी का, किसी ट्रायल का साधारणतया स्थान कौन सा होगा, तो इस सेक्शन ने बताया एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है, वही कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है, वही कोर्ट ऐसे ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है। यहां से सीधा सीधा मतलब निकलता है कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, वो कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी नहीं कर सकती, ना ही इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है। इस बात को आप जरा ध्यान में रखिएगा, आगे आपको ये काम होने वाली है। लेकिन साथ के साथ आप देखिए कि ये जो चैप्टर है, यहां इस चैप्टर ने लिमिट किस पर लगाई कि इंक्वायरी नहीं कर सकती कोर्ट, ट्रायल नहीं चला सकती। कब तक? जब तक उनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट नहीं हुआ हो। तो क्या यहां पर कॉग्निजेंस लेने के लिए भी लिमिट लगाई है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है एसेंस केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस राजेश अग्रवाल की जजमेंट में कि चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी ने केवल और केवल लिमिट लगाई है इंक्वायरी और ट्रायल के रिगार्डिंग, कॉग्निजेंस पर कोई लिमिट नहीं लगाई है। इसलिए मैजिस्ट्रेट कोई भी जरूरी नहीं है कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ हो, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इसी चैप्टर की कुछ आगे की सेक्शंस आप देखेंगे तो उनमें यह भी कहा गया है कि अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है कोई, तो उसका एक पार्ट एक ज्यूरिसडिक्शन में कमिट हुआ, दूसरा दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कमिट हुआ, तीसरा तीसरे ज्यूरिसडिक्शन में कमिट हुआ, तो हर ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट के पास पावर आ जाएगी कि वो ऐसे ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं। कुछ ऐसी और सेक्शंस हैं जो ये कहती हैं कि पार्ट ऑफेंस यहां कमिट हुआ, पार्ट दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कमिट हुआ, या एक एक्ट जो यहां कमिट हुआ उसका कंसीक्वेंस किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में आया, तो ऐसी सिचुएशन में जहां वो एक्ट हुआ, जहां वो कंसीक्वेंस आया, जो पार्ट ऑफेंस यहां हुआ, पार्ट वहां हुआ, तो जहां जहां ये एक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस या पार्ट ऑफेंसेस हुए, उस एरिया पर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट इस ऑफेंस का ट्रायल या इंक्वायरी कर सकती है। तो इससे और क्लियर होता है कि ऐसी कोर्ट जिनके ज्यूरिसडिक्शन में कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो ऐसे ऑफेंस की ना इंक्वायरी कर सकती है, ना ही ट्रायल कर सकती है। ये क्वेश्चन आपको क्यों काम आने वाला है फ्रेंड, देखना। अब यहां से आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये बात है जो इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देगी। देखिए, जो कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट करती हैं, उनका एक पर्पज होता है। जैसे मान लें कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसका भी एक पर्पज होता है। कोर्ट ने इंक्वायरी शुरू करी, इसका भी एक पर्पज होता है। कोर्ट ने ट्रायल शुरू किया, उसका भी एक पर्पज होता है। तो मैं यहां जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कॉग्निजेंस लेने का क्या पर्पज है।
कॉग्निजेंस लेने के बाद जस्ट बाद की स्टेज क्या होगी। और अब आप ध्यान रखना कि कॉग्निजेंस लेने के जस्ट बाद की जो स्टेज होगी, क्या वो स्टेज को करने के लिए, उन प्रोसीडिंग्स को करने के लिए क्या सभी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं? अगर कॉग्निजेंस लेने के बाद की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको करने के लिए सभी मैजिस्ट्रेट अगर एम्पावर्ड हैं तो फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप समझिए पहले कि कॉग्निजेंस के बाद की स्टेज क्या होती है, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कॉग्निजेंस का पर्पज क्या होता है। जब इसको समझ लेंगे देन हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हां एक्चुअल लॉ क्या है। देखिए, एक पर्पज है कॉग्निजेंस लेने का कि मैजिस्ट्रेट साहब अपना माइंड अप्लाई करते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। और किस बात के लिए करते हैं? टू टेक द जुडिशियल नोटिस दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। उन्हें यह डिसाइड करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आई, पुलिस रिपोर्ट उनके पास आई और कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आई, तो उससे उनको यह डिसाइड करना होता है अपना माइंड अप्लाई करने के बाद कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ। ऑफेंस कमिट होने का जुडिशियल नोटिस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, तब कहा जाता है कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। आप ध्यान रखिए, यहां मैं बोल रहा हूं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, इस बात का जुडिशियल नोटिस लेते हैं। इस बात का जुडिशियल नोटिस नहीं लेते कि ये ऑफेंस किस एक्यूज ने किया है। ये एक अगली स्टेज है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस केवल और केवल ऑफेंस का लिया जाता है, ऑफेंडर का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। अब दूसरा पर्पज क्या है कॉग्निजेंस लेने का? एक पर्पज तो हुआ कि जुडिशियल नोटिस लेते हैं, ये चेक करते हैं कि हाँ कोई ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं। Having taken such judicial notice, magistrate initiates inquiry into the offense। भाई कॉग्निजेंस लेने के जस्ट बाद से ही इंक्वायरी शुरू हो जाती है, इंक्वायरी इनटू दिस ऑफेंस शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, ये कंक्लूडिंग पॉइंट है कि इधर कॉग्निजेंस लिया, इट मींस इंक्वायरी स्टार्ट। चाहे पुलिस रिपोर्ट पे लिया, चाहे प्राइवेट कंप्लेंट पे लिया, बट दोनों ही सिचुएशन में कॉग्निजेंस लेते ही इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि वो मैजिस्ट्रेट साहब जिनके जुरिस्डिक्शन में कोई भी एक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई ऑफेंस हुआ, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद की अगली स्टेज क्या शुरू हो जाएगी? इंक्वायरी। लेकिन जैसे ही हमने सेक्शन 177 सीआरपीसी एंड 197 बीएनएसएस जब देखी, तो कहा गया कि इंक्वायरी केवल वही मैजिस्ट्रेट, वही कोर्ट कर सकती है जिनके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ हो, या ऑफेंस का कोई पार्ट हुआ हो, या उनके जुरिस्डिक्शन में कोई एक्ट हुआ हो, या फिर उस एक्ट का कोई कंसीक्वेंस यहां पर आया हो। लेकिन इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो ऐसी कोर्ट फिर इंक्वायरी नहीं कर सकती ऐसे ऑफेंस का। तो मान लिया कि कॉग्निजेंस लेने पर तो कोई रोक नहीं लगाई कानून ने, लेकिन इंक्वायरी करने पर तो रोक लगाई है, जो कॉग्निजेंस का जस्ट अगला स्टेप है। तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले भी लेंगे तो इंक्वायरी तो नहीं कर सकते। तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब ऐसा कॉग्निजेंस लेने के बाद करेंगे क्या? क्या फाइल को ऐसे ही रख के बैठ जाएंगे? जब अगली स्टेज पर जाने से उनको रोका गया है, कानून ने रोक दिया, चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी ने रोक दिया, 14 बीएनएसएस ने रोक दिया, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद करेंगे भी क्या? इसीलिए जो मेरा पहला रीजन था वो ये था कि पहले आप ये देखिए क्या वो कोर्ट, वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं एज पर चैप्टर 13 सीआरपीसी और चैप्टर 14 बीएनएसएस। अगर इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते होंगे देन ऐसे ही मैजिस्ट्रेट, ऐसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आप ये उठा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी कि कॉग्निजेंस के जस्ट बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसका मैं लॉजिक दे देता हूं अभी आपको। देखिए सेक्शन 224 बीएनएसएस
जो सेक्शन 201 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और ये बताती है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। इसका हेडिंग पढ़ लीजिए आप, लिखा है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। भाई ये सेक्शन भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कुछ मैजिस्ट्रेट तो ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए। और पीछे वाली जो सेक्शंस मैंने बताई थी एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, वो ये बता रही थी कि कुछ ही मैजिस्ट्रेट हैं जो एम्पावर्ड हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। उन सेक्शंस को और इस सेक्शन को जब ध्यान में रखेंगे तो यहां तो क्लियर कट कह दिया कि कुछ मैजिस्ट्रेट ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए। और अगर वो कंप्लेंट ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आ गई है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो वो करेंगे क्या? वो सेक्शन देखिए। देखिए कहती है इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो वो क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई, ही शैल, अगर वो दो काम करेंगे, ही शैल, अगर वो कंप्लेंट रिटर्न में करी गई थी उनको, तो उस कंप्लेंट को एंडोर्समेंट करके वापस कर देंगे कंप्लेनेंट को, और डायरेक्शन दे देंगे कि आप इस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में जाकर रखिए। इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। पहली बात तो ये हुई कि भाई उसको कंप्लेंट को वापस कर देंगे ऐसे मजिस्ट्रेट साहब जिनका कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर सारे मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होते तो ये सेक्शन 224 बीएनएसएस जो 201 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया होता, और वो भी मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते, फिर रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं थी उनको। और अगर कंप्लेंट ओरल की गई थी, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अगर राइटिंग में नहीं है, ओरल कंप्लेंट कर दी थी, तो कंप्लेनेंट को कहेंगे कि आप प्रॉपर कोर्ट के सामने जाइए। इट मींस जिस मैजिस्ट्रेट का इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है वो प्रॉपर कोर्ट नहीं। नंबर एक बात। और देखिए मैं किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं आपको कि कॉग्निजेंस के जस्ट बाद इंक्वायरी शुरू हो जाए। देखिए सेक्शन देखिए 211 जो 191 सीआरपीसी है, उसका हेडिंग है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज। किसी केस का कोर्ट चेंज हो सकता है एक्यूज की एप्लीकेशन पर, लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। क्या सर्कमस्टांसेस है? देखिए व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 210। तो ये 3 लाइन से आप समझ जाइए कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे की लाइन आपको समझा देंगी, लेकिन यहां क्लियर है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। कॉग्निजेंस जब ले लिया है तो अब वो क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? वो एक्यूज को इन्फॉर्म करेंगे, द एक्यूज सेल बी इन्फॉर्म्ड, एक्यूज को इन्फॉर्म करेंगे दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस लेने के बाद अब वो एक्यूज को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप एंटाइटल्ड हो, चाहो तो इस केस को ट्रांसफर करा लो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब के पास, और वहां पर आप इंक्वायरी करा लो और वहां पर आप ट्रायल करा लो। इट मींस कॉग्निजेंस लेते ही मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा कि अब इंक्वायरी आप दूसरी कोर्ट में करा सकते हो, ट्रायल दूसरी कोर्ट में करा सकते हो। इट मींस कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी शुरू हो गई। ये बताया एक सेक्शन। अब दिखाता हूं दूसरी सेक्शन आपको, सेक्शन 212 जो 192 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और इस सेक्शन का हेडिंग है मेकिंग ओवर ऑफ केस टू मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट साहब के पास केस को भेज दिया जाएगा। कौन भेजेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ध्यान देना 192 सीआरपीसी 212 बीएनएसएस कहती है, सब सेक्शन 1 देख लीजिए, एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में
आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, इट मींस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है किसी ऑफेंस का, देन वो क्या कर रहे हैं, मे मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। इट मींस कॉग्निजेंस लेने के बाद अब वो किस लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज रहे हैं, फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। इट मींस कॉग्निजेंस लेने के जस्ट बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि मान लो किसी मैजिस्ट्रेट साहब जिनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस ऑफेंस को ट्राई करने का, कमिट करने का, इंक्वायरी करने का नहीं है, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, तो कॉग्निजेंस लेने के जस्ट बाद का स्टेप जो इंक्वायरी है उसको तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी और चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस ने तो उन पे बार लगा दिया कि आपके जुरिडिक्शन में जब कुछ ऑफेंस हुआ ही नहीं, ऑफेंस का कोई पार्ट नहीं हुआ, कुछ भी आपके जुरिडिक्शन में नहीं हुआ है, तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू द ऑफेंस। और कॉग्निजेंस लेके बैठ गए, इंक्वायरी कर नहीं सकते, तो भाई किस लिए कॉग्निजेंस लिया था? इट मींस कंक्लूजन ये निकलता है इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद कि केवल और केवल वही मैजिस्ट्रेट कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती हैं जो इस ऑफेंस की इंक्वायरी करने या ट्रायल करने का जुरिसडिक्शन रखती होंगी या इसको कमिट करने का जुरिसडिक्शन रखती होंगी। केवल और केवल वही मैजिस्ट्रेट, वही कोर्ट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सारे के सारे मैजिस्ट्रेट ओपन नहीं है कि आप कॉग्निजेंस ले लें। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कॉग्निजेंस ले भी लिया तो आगे जा नहीं सकते और क्रिमिनल कोर्ट में अपने ही ऑर्डर को वो रिव्यू कर नहीं सकते, तो वो तो बीच में अटक जाएंगे, ना आगे जा पाएंगे, इंक्वायरी कर पाएंगे और ना पीछे जा पाएंगे। तो इसीलिए भाई पहले चैप्टर बनाया गया जुरिसडिक्शन का और फिर अगला चैप्टर बनाया गया कॉग्निजेंस का कि आप पहले देख लो कि जुरिसडिक्शन है या नहीं, देन आप कॉग्निजेंस लेना। तो इतनी सारी बातों को देखने के बाद, इतने सारे रीजंस को देखने के बाद मैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट से है कि इस जजमेंट को रिकंसीडर किया जाए, रिविजिट किया जाए और देखा जाए क्या ये ठीक हुआ है या इससे कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि मान लो, जैसा कि हमने देखा है कि हमारे देश में सब कुछ पॉसिबल है, एक किसी पर्सन ने जिसका दिल्ली में ऑफेंस नहीं हुआ है, दिल्ली में अपना कंप्लेंट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट साहब के पास और उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, जबकि उनका जुरिसडिक्शन नहीं बनता था, तो क्या उसका वो ट्रायल कर सकते हैं? और क्या ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो जाएगा इस तरीके से, अगर छूट दे दी जाती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं? अब मैं लौट कर आता हूं अपने क्वेश्चन पर, जो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस किडनैपिंग और रेप केस में, कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार की, दिल्ली में मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, कमिट कर दिया सेशन में और चार्ज पर आर्गुमेंट सुना है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि दिल्ली में कोई ऑफेंस नहीं हुआ, यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसका मतलब दिल्ली की कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती, दिल्ली की कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा इस केस का? यह तो समझ में आ गया है कि कॉग्निजेंस गलत प्लेस पर हो गया है, और कॉग्निजेंस अगर गलत प्लेस पर हो गया है तो इंक्वायरी उसमें आगे हो ही नहीं सकती। तो ऐसी सिचुएशन में इस केस में अब होगा क्या? तो जो मुझे समझ आया मैं वो आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि इस केस में क्या होगा। देखिए, ये मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है और ये सेशन कोर्ट है, यहां पर देखिए चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन इन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, जबकि इनके जुरिसडिक्शन में कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ था एज पर पुलिस रिपोर्ट, और साथ ही इन्होंने यहां पर कमिट कर दिया इस दूसरी कोर्ट में ट्रायल के लिए, चार्ज लगाने के लिए, ट्रायल के लिए।
अब एट द स्टेज ऑफ चार्ज इनकी नॉलेज में आ गया, ध्यान दीजिए नॉलेज में आ गया है। दो सिचुएशन हो सकती हैं कि एक तो ये फैक्ट कोर्ट की नॉलेज में ही नहीं आया, एक इरेगुलरिटी हो गई कि गलत जगह पर इंक्वायरी हो गई, गलत जगह पर ट्रायल हो गया, बट इनिशियल स्टेज पर ही इन कोर्ट की नॉलेज में आ गया कि यहां ट्रायल नहीं चल सकता, यहां इंक्वायरी नहीं चल सकती। अब अगर ये इंक्वायरी और ट्रायल चलाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये इरेगुलरिटी नहीं मानी जाएगी, ये तो इंटेंशनली किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब इनको क्या करना चाहिए, ये वाली कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट है वो इस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लेने का जो ऑर्डर पास किया था उसे तो ये खुद रिव्यू नहीं कर सकते, बट ये सीनियर कोर्ट है तो ये रिव्यू कर सकते हैं और ये ऑर्डर कर सकते हैं कि कॉग्निजेंस गलत लिया गया है मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, और इस फाइल को वापस कर सकते हैं, इस केस को वापस कर सकते हैं इनको विद डायरेक्शन टू सेट असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग टेकिंग कॉग्निजेंस। और जैसे ही इन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर जो कॉग्निजेंस लिया जिस ऑर्डर से वो सेट असाइड हो गया है, तो अब सिचुएशन ये है कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो पुलिस रिपोर्ट आई है अब उसमें कॉग्निजेंस नहीं है। अब यहां से आगे की स्टेज क्या होगी, अब इनके पास लौटकर फाइल आई है और वो कॉग्निजेंस वाली स्टेज हट गई है, अभी कॉग्निजेंस नहीं है क्योंकि सीनियर कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब ये मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे इस फाइल का, इस केस का, तो अब ये उस स्टेशन हाउस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बुलाएंगे जिसने ये फॉरवर्ड करी थी इनके पास, दिल्ली के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उनको बुलाएंगे और इस फाइल को रिटर्न कर देंगे, वैसे ही रिटर्न कर देंगे जैसे कंप्लेंट को रिटर्न करने की बात कही गई थी पीछे, मैंने अभी बताया था आपको, वैसे ही रिटर्न करेंगे विद डायरेक्शन टू फाइल इट बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। अब आपको मैं लेके चलता हूं सब सेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस, जहां से ये हमारी कहानी शुरू हुई थी और वो कहती क्या है। हालांकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। सब सेक्शन 3 उसकी क्लॉज 1 ऑफ 193 बीएनएसएस में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि कहां पर यह पुलिस रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए थी। देखिए सब सेक्शन 3 उसकी क्लॉज फर्स्ट कहती है एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट, ध्यान देना किस मैजिस्ट्रेट को, टू अ मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offense on police report. It means यहां बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया था कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इस रिपोर्ट को भेजने से पहले ये चेक करेंगे कि इस चार्जशीट में जो ऑफेंसेस लिखे हैं इनको इंक्वायरी करने या ट्रायल करने का जुरिडिक्शन किनके पास है, क्योंकि वही कॉग्निजेंस ले पाएंगे और उन्हीं के पास फॉरवर्ड करनी है जो कॉग्निजेंस ले सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑफेंस जो यहां लिखे गए हैं चार्जशीट में, जो रेप के ऑफेंसेस हैं, उनका कॉग्निजेंस कौन ले सकते हैं, गुजरात की कोर्ट ले सकते हैं। तो अब दिल्ली वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर को यह चार्जशीट कहां फॉरवर्ड करनी थी, गुजरात में फॉरवर्ड करनी थी, अहमदाबाद में जो मैजिस्ट्रेट साहब थे उनके पास फॉरवर्ड करनी थी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि दिल्ली का स्टेशन हाउस ऑफिसर गुजरात कैसे फॉरवर्ड कर देगा। तो आप देखिए यहां कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर अपने कंसर्न कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगा। नो, सिंपल लिखा है कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन किसी भी मैजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होने चाहिए और वो है मैजिस्ट्रेट गुजरात के। तो यहां पर रोक नहीं है स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर ये चार्जशीट गुजरात फॉरवर्ड करने के लिए। हाँ, आप जेन्युइनली एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जब दिल्ली का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था तो अब विदाउट जुरिस्डिक्शन ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हो गई, क्या ये वैलिड इन्वेस्टिगेशन है?
क्या ये गुजरात में जाने के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा मैटर? नो, वैलिड इन्वेस्टिगेशन है। आप देखिए सेक्शन 156 सीआरपीसी, जो सेक्शन 175 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और उनकी देखिए आप सब सेक्शन 2, और वहां पर क्लियर कट लिखा गया है कि किसी इन्वेस्टिगेशन पर क्वेश्चन इस बात से नहीं उठाया जाएगा कि ये ऐसे पुलिस ऑफिसर ने कर दी है इन्वेस्टिगेशन जो ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। तो क्योंकि जिस समय इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ उस समय वैलिड रीजन थे दिल्ली पुलिस के पास कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। हाँ, मैं एक छोटी गलती जरूर मानता हूं इनकी, कि जैसे ही इनकी नॉलेज में ये आया, जैसे ही इन्होंने एविडेंस से ये स्टैब्लिश किया कि दिल्ली में कोई ऑफेंस नहीं, ऑफेंस तो गुजरात में हुआ है, उसी समय इस केस के इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने ट्रांसफर कर देना चाहिए था गुजरात पुलिस के पास। बट अगर ये कहते हैं कि जिस समय हमने चार्जशीट तैयार की उस समय पे हमने कंक्लूड किया कि दिल्ली में कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी अब गुजरात मैजिस्ट्रेट साहब के पास। अब एक और लीगल क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ देता हूं जिसका जवाब मैं आगे किसी वीडियो में दूंगा। आप ये कह सकते हैं कि यहां तो चलो पता चल गया चार्ज की स्टेज पर ही कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन मान लो ये पता ही नहीं चलता और ट्रायल चल जाता, और फिर मान लो कि कोर्ट सेंटेंस सुना देती, एक्यूज को सजा सुना देती, तो क्या वो सजा इलीगल होती? इस पर कानून क्या कहता है इसको मैं किसी दिन फिर और किसी वीडियोज में बताऊंगा। बट आज की वीडियो में सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस थी, जहां पर वर्ड यूज हुए थे कि पुलिस रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड। शैल वर्ड यूज हुआ है, मे नहीं है कि आप चूज कर लोगे। नो, पुलिस रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। तो ये जो एक्सप्रेशन था एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप भूल मत जाइए इसको। और मैंने पिछली वीडियो को अगर मेरी ध्यान में रखेंगे तो अगर ये इन मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी गई थी दिल्ली वालों को जो एम्पावर्ड नहीं थे कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि जो चार्जशीट फॉरवर्ड करी थी वो चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में ही नहीं आती है, वो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं है। इट मींस उस पर मैजिस्ट्रेट साहब वैसे भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, क्योंकि कॉग्निजेंस तो पुलिस रिपोर्ट पर लेंगे और वो पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आई, तो भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा फ्रेंड्स, और इसी कारण से मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि मेरी वीडियोस को एंड टू एंड देखना है, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। हाँ, एंड टू एंड देखा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में भी देख लिया होगा। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए मत करिए, शेयर करिए, वीडियो को मत करिए, वो आपकी मर्जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।